अस्सलाम वालेकुम। HN2 का हम लोगों ने पल्मोनरी नर्सिंग को कंटिन्यू करना है, जिसके अंदर आज हम लोगों ने पल्मोनरी टीबी, लंग एब्सेस, एस्मा एंड COPD को पढ़ना है। सबसे पहले आ जाता है जी पल्मोनरी टीबी। अब पल्मोनरी का नाम क्या मतलब क्या होता है? लंग्स। जब उनकी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगी तो उसको कहेंगे पल्मोनरी टीबी कहेंगे जी। इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट प्राइमरली अफेक्ट द लंग पेरेन्काइमा, जो डायरेक्टली कहाँ पे जा रही है? लंग्स की पेरेन्काइमा के ऊपर जा रही है। काजेटिव एजेंट इसका क्या होता है जी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इसका जी काजेटिव एजेंट होता है। विच इज एसिड फास्ट बेसिलस ऑर्गेनिज्म एंड सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट लाइट। और ये क्या है जी? कम्युनिकेबल डिजीज़ है जी। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बड़ी इजीली स्प्रेड कर जाती है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट या एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। ट्रांसमिशन कैसी होती है जी? इसकी एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होती है। और ये MCQ के अंदर पूछा जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस की ट्रांसमिशन कौन सी होती है? एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होती है इसकी। और इन्फेक्टेड पर्सन क्या कर सकते हैं? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी वो कर सकते हैं, मतलब कि ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन भी होती है जो विदिन 6 मीटर हो रही होगी। एंड थ्रू टॉकिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड लाफिंग, ये इसके डिफरेंट ट्रांसमिशन ऑफ मोड्स हैं। इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स कौन से होंगे? पहला तो इसका क्लोज कॉन्टैक्ट होगा विद जो एक्टिव पेशेंट होगा उसके साथ, जो कंप्लेंट शो कर रहा होगा, ठीक है, क्यों? थ्रू एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। दूसरा क्या होगा? जिसकी इम्यूनिटी कम होगी, जैसे कि हमारे पास कैंसरस पेशेंट्स होते हैं, कोई भी और पेशेंट जो कि ड्रग एब्यूज़र है, अल्कोहल इंटेक करता है, या उसकी जो हेल्थ है वो इनएडिकेट है, या पहले उसकी कोई मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर उसका पल्मोनरी कोई और डिसफंक्शन था। इमिग्रेशन फ्राम अदर कंट्रीज हैविंग हाई प्रेवलेंस ऑफ TB। इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, या फिर क्या है, क्राउडेड एरिया के अंदर रह रहे हैं, या फिर हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं लाइक ब्रोंकोस्कोपी, सक्शनिंग। हेल्थ केयर वर्कर होते हैं ना, उनके अंदर लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, तो उनके अंदर चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं इसकी? सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा? फीवर एंड चिल्स होंगे, नाइट स्वेट्स होंगे, और प्रोडक्टिव कफ होंगे मोर देन 2 वीक्स और लॉन्गर। पेशेंट आके हमारे पास कंप्लेन करता है कि जी मुझे 3 महीनों से ना बुखार जा रहा है, रात को पसीने भी आते हैं, और साथ में क्या है, कफ भी हो गई है। अक्सर यही होता है कि 3 महीने गुजर जाते हैं और तब जाके पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं। स्पूटम होगा जो इज़ नॉन प्रोडक्टिव एंड म्यूकोप्रोलेंट, नॉन प्रोडक्टिव प्लस म्यूकोप्रोलेंट। हेमोटाइसिस होगी, मतलब कि क्या होगा? उनके स्लाइवा में ब्लड होगा, और प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज़ होंगी, वीजिंग होगी। वीजिंग कौन सी साउंड आती है स्कल्टेशन पे? तो ये भी आपने याद रखना है कि वीजिंग साउंड होंगे और क्रैकर्स होंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, और पेशेंट का वेट लॉस होगा सबसे पहले। वीकनेस और फटीग होगी। ठीक हो गया जी। तो ये है हमारे पास मेंटॉक्स टेस्ट का दिखाया हुआ है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी कि क्या होगा? जो ससेप्टिबल पर्सन है उसके ऊपर माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा? जो एल्विलाई होंगे वो उसके अंदर उनकी ग्रोथ होगी, रैपिडली ग्रोथ होगी। जब उसके अंदर ग्रोथ होगी तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा बॉडी का। जब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होगा तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होगा और फेगोसाइटोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब फेगोसाइटोसिस होगी तो बेसिलस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बेसिलाई क्या होता है? वो ओवरकम कर जाता है। सही हो गया। तो टिश्यू रिएक्शन रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट इन द एल्विलाई। एक्सुडेट मतलब पस वगैरह एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है एल्विलाइज के अंदर। तो उसके नतीजे में क्या होगा? ब्रोंको नमोनिया होगा, मतलब जो ब्रोंकाई होते हैं हमारे, उनका नमोनिया स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी? ग्रेनुलोमास बन जाएंगे। ग्रेनुलोमास क्या होते हैं? मैसेज होती हैं ये। न्यू टिश्यू ऑफ द लाइव एंड डेड बेसिलस आर सराउंडेड बाय मैक्रोफेजेस व्हिच फॉर्म अ प्रोटेक्टिव मैस अराउंड ग्रेनुलोमास। सही है जी। ये है जी गैन ट्यूबरकल, ये किसके अंदर होता है? ये भी पूछते हैं जी। इसके बाद क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। लिक्विफेक्शन, जिसके अंदर क्या होता है? वो लिक्विफाई हो जाते हैं, ये जो सेल्स वगैरह होते हैं, डेड टिश्यूज़ होते हैं, कैविटीज़ वगैरह। अल्सरेशन होगी। उसके बाद अल्सरेशन होने के बाद क्या होगा? चीज़ी मटेरियल रिलीज़ होगा ब्रेंकाई के अंदर। उसके बाद क्या हो जाएगा? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कंफर्म केस हो जाएगा। दैट इज़ पैथोफिजियोलॉजी। मलेज, एडिनोपैथी एंड क्लबिंग ऑफ फिंगर्स एंड टोज, ये उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हैं जी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि वेट लॉस कितना हो रहा है, नाइट स्वेटिंग, फीवर, ये पेशेंट कंप्लेन करेगा। स्पूटम कल्चर करेंगे उसका, चेस्ट एक्सरे, एसिड फास्ट बेसिलस स्मेयर करवाएंगे, क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है ये एसिड फास्ट बेसिलस है, तो वो पॉजिटिव शो करता है। और ट्यूबरकुलेन टेस्ट या फिर मेंटॉक्स टेस्ट करते हैं। मेंटॉक्स टेस्ट क्या होता है? इसके अंदर हम लोग प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, जिसको हम लोग PPD कह रहे होते हैं, ये इंजेक्ट करते हैं। बेवल ऊपर होता है, कुछ टाइम वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक वो स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ। देखें जी इस डायग्राम के अंदर, देखें करेक्ट टेक्निक क्या होती है? इंसर्टेंट की जो बेवल होगा वो ऊपर होगा, पहली बात ये। दूसरा क्या होगा? द रिएक्शन टू द मेटॉक्स टेस्ट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ व्हील बनेगा, हाइव लाइक फ्रॉम बेल्ट। To determine the extent of the reaction, the wheel is measured using a commercially prepared gauge. एक हम लोग स्केल रखते हैं, फिर हम लोग उतना मेजर करते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर तक
आ गया या नहीं आ गया, तो जो व्हील बना हुआ होगा ना वो 5 मिलीमीटर तक व्हील बना हुआ होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो हमें रिएक्शन शो करेगा और वो कंफर्म केस हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस का। इसके अलावा क्या कर रहे हैं हम लोग जी, इसके अलावा एक टेस्ट और भी होता है, दैट इज़ देखें जी, यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है 4 mm का, 5 mm का या फिर 10 mm का। जब 4 mm का तक होगा तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, 5 mm तक सिग्निफिकेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, और 10 mm तक क्या होगा, बिल्कुल कंफर्म केस होगा जी। फिर आ जाते हैं जी क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड टेस्ट। ये भी वैसे ही सेम टेस्ट होता है, इसके अंदर भी हम लोग इंटरफेरॉन इंजेक्ट करते हैं और पॉजिटिविटी शो करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हम लोग कर सकते हैं जी, इसकी क्लास के बेस पे क्लास 0 क्या होगी कि कोई एक्सपोजर भी नहीं हुआ पेशेंट का और नो इन्फेक्शन, मतलब कि वो पेशेंट जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। क्लास 1 के अंदर क्या होगा, उसका एक्सपोजर तो हुआ लेकिन उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ। क्लास 2 के अंदर क्या है, इन्फेक्शन हुआ है लेकिन डिजीज़ वाले साइन सिम्टम्स नहीं है। क्लास 3 के अंदर क्या होगा, डिजीज़ आ जाएगी, क्लिनिकली एक्टिव साइन सिम्टम्स कंप्लेन करेगा पेशेंट। क्लास 4 के अंदर होगा डिजीज़ प्रेजेंट होगी बट क्लिनिकली नॉट एक्टिव, सही है। उसके बाद क्लास 5 के बाद क्या होगा, सस्पेक्टेड डिजीज़ होगी बट डायग्नोसिस पेंडिंग। हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, डायग्नोस बना देते हैं। ये इसकी क्लासेस हैं जी। मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट देते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स होती हैं वो हम लोग देते हैं पेशेंट को। वो उसका कहते हैं कोर्स चलता है पूरा जी, द एवरेज इज़ 9 to 12 मंथ्स इस कोर्स का होता है जी, एवरेज ड्यूरेशन, ठीक है जी। और उसके बाद ये एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिकेशन दी हुई हैं यहाँ पे जी। फर्स्ट लाइन में ड्रग्स कौन सी होती हैं और सेकंड लाइन आइसोनियाज़र, इथेम्बुटोल, रिफेम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पायराजिनामाइड, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हैं। सेकंड लाइन के अंदर हमारे पास कैप्रियामाइसिन, कैनोमाइसिन, इथियोनामाइड एंड पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, साइक्लोसिरिन। फर्स्ट लाइन हम लोग सबसे पहले देते हैं अगर कोई पेशेंट इनको रेजिस्टेंट हो गया है या फिर क्या हुआ है, हम लोग 9 से 12 मंथ्स इसका कोर्स दे दें, उसके बाद हम लोग इन ड्रग्स की तरफ जाते हैं, सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स। तो ये लिस्ट आपने याद करनी है, ऐसी क्यों पूछते हैं जी, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स बताएं, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन। प्रिवेंशन इसकी कैसे करेंगे हम लोग, जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे मेडिकेशन के वो असेस करेंगे, क्योंकि इन मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आते हैं। और उसके अलावा क्या करते हैं, एफर्ट्स करते हैं टू रिड्यूस द साइड इफ़ेक्ट्स। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना करे मज़ीद, सही है। फिर उसके बाद इन्फॉर्म द पेशेंट दैट द यूरिन कलर विल चेंज टू स्टार कलर बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ रिफेम्पिसिन। ये डिफरेंट मेडिकेशंस का लिखा हुआ है कि हम लोग ने प्रिवेंशन कैसे करनी है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम लोग नर्सिंग असेसमेंट करेंगे पेशेंट की और नर्सिंग इंटरवेंशंस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग जो उसका एयर वे होगा वो पेटेंट रखेंगे, रिस्पायरेटरी स्टेटस बार बार चेक करेंगे, बॉडी टेम्परेचर, फीवर तो नहीं हो रहा उसको दोबारा, न्यूट्रिशनल स्टेटस हो गया है, स्लीप को इम्प्रूव करना है, एंग्जाइटी को रिलीव करना है, और क्या करना है, नॉलेज को प्रमोट करना है, एंड ट्रीटमेंट रिजीम को भी एडियरेंस रखनी है कि पेशेंट जो है वो अपना जो पूरा कोर्स है ना उसको कंप्लीट करे, बीच में ना छोड़ दे। फिर आ जाते हैं जी लंग एब्सिस। अब लंग एब्सिस नाम से दिख रहा है कि जब लंग्स के ऊपर एब्सिस बन जाएगा तो क्या होगी जी, लंग एब्सिस कहलाएगा। लोकलाइज नेक्रोटिक लीजन्स ऑफ द लंग्स पेरेन्काइमा, लंग की पेरेन्काइमा के ऊपर बन रहा है जी। इट कंटेन्स पुरुलेंट मटेरियल दैट कोलैप्स एंड फॉर्म कैविटी बन जाएगी। इटियोलॉजी क्या हो सकती है कि ना कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, जैसे कि पेशेंट का रिस्पायरेटरी स्टेटस मेंटेन नहीं है या फिर वो खुद नहीं उसको कर सकता, एफर्ट नहीं पुट कर सकता, वो वेंट पे है, तो उससे क्या होता है, ऐसा उसको इन्वायरमेंट मिलता है बैक्टीरिया को, वो ग्रो कर जाते हैं, उस तो लंग एब्सिस बन सकता है। ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिज्म है, इसोफेगल कोई डिजीज़ है जिसे एस्पायरेट कर जाता है पेशेंट, कंप्रोमाइज इम्यून फंक्शनिंग है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूबिंग फॉर फीडिंग है, तो उसमें भी क्या होता है वो एस्पायरेट हो जाता है। अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का जो एपिग्लोटिक रिफ्लेक्स होगा वो सही नहीं होगा, और साथ में क्या आएगी जी, ऑर्गेनिजम्स की भी लिस्ट दी हुई है, ये हैं जी लंग एब्सिस का आज कराते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स लिखे हुए देखें, सबसे पहले लिखा हुआ एस्पायरेशन। एस्पायरेशन का मतलब होता है कोई भी मटेरियल जो वो चोकिंग हो गई है उसकी, वो हमारे लंग्स तक चला गया है, कोई फूड पार्टिकल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। एंट्री ऑफ एरोब्स और एनएरोब्स इनटू लंग्स काजेस एब्सेस फॉर्मेशन। इनिशियली क्या होता है, कैविटी बनती है, कैविटी क्या होती है, एक्सटेंड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती टू ब्रोंकस। इवेंचुअली द एब्सेस सराउंडेड आर इनकैप्सुलेटेड बाय अ वॉल ऑफ फाइब्रस टिश्यू। बीच में कैविटी है, कैविटी के अराउंड क्या है जी, फाइब्रस टिश्यू है। द नेक्रोटिक प्रोसेस में एक्सटेंड until it reaches the lumen of a bronchus or the pleural space and establishes communication with the respiratory tract, the pleural cavity or both। बीच में नेक्रोटिक एरिया है, नेक्रोटिक एरिया के अराउंड क्या है जी, फाइब्रस टिश्यू है, और वो क्या करते हैं, एक्सटेंड करते जाते हैं, यही नेक्रोटिक लीजन, ये ब्रोंकस को इन्वॉल्व कर जाता है जी। और उसके अलावा क्या, रिस्पायरेटरी ट्रैक जो होता है, प्लूरल कैविटी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रोंकस लीड्स टू प्रूलेंट एक्सपेक्टोरेट इन द फॉर्म ऑफ स्पूटम बनेगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ
प्लूरा लीड्स टू इम्पाइमा। जब लंग्स के अंदर प्लूरल कैविटी के अंदर या प्लूरल जो लेयर होती है उसके अंदर पस हो जाएगी, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं इम्पाइमा। तो ये बात याद रखिएगा, इम्पाइमा भी पूछते हैं। अ कम्युनिकेशन और नॉन कनेक्शन बिटवीन द ब्रोंकस एंड प्लूरा इज नोन एज अ ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला। ये इम्प्रॉपर वे बन जाता है, जो एबनॉर्मल हम लोगों ने पाथवे पढ़ा है कि बन जाएगा। द ऑर्गेनिज्म फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद लंग एब्सेस कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस ओरियोस, लेप्सियाला एंड ग्राम नेगेटिव स्पीशीज। मैनिफेस्टेशन इसकी अब एब्सेस है, बैक्टीरियल ग्रोथ है, तो साफ ज़रा पेशेंट को फीवर होगा, प्रोडक्टिव कफ होगी जिसके अंदर पस होगा, फाउल स्मेलिंग होगी, प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगा, डिस्निया, वीकनेस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, डायफ्रेसिस का मतलब है सेवियर किस्म की स्वेटिंग होगी उसको, एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, क्योंकि उसका गैसेस एक्सचेंज होता है वो प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर पेरेन्काइमा इन्वॉल्व हो रही है, एल्वेलाई। डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन क्या करेंगे हम लोग? एक तो हम लोग परकशन करेंगे जिसके ऊपर डलनेस फील होगी। जब भी क्या होता है, कोई एयर कैविटी होती है, जब वो किसी और चीज़ से फिल हो जाए तो वहाँ पे डलनेस आ जाती। डिक्रीज और एब्सेस ब्रेथ साउंड होंगी विद इंटरमीडिएट प्लूरल फ्रिक्शन, रब भी होगी। ऑन एस्कल्टेशन वाइट बेसिस काउंट करवाएंगे जो कि बढ़े हुए होंगे, जो इन्फेक्शन को शो करते हैं। चेस्ट एक्सरे, स्पूटम कल्चर करवाएंगे, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी कराएंगे जिसके अंदर विजुअलाइजेशन करते हैं, सिटी स्कैन करवाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट सबसे पहले हमेशा एब्सेस की याद रखिएगा, ड्रेनेज करते हैं। ड्रेनेज करने के बाद चेस्ट फिजियोथेरेपी रखेंगे, जिससे क्या होगा, कफ होगी पेशेंट को और वो क्या करता है, जो स्पूटम होता है वो उसको एक्सपेल कर देता है। एडिकेट कफिंग करवानी है, इंकरेजमेंट करनी है, उसकी परकुटेनियस कैथेटराइजेशन भी करनी है, जिससे क्या होता है कि बाद में अगर कोई पस वगैरह तो वो ड्रेन होता रहे। ब्रोंकोस्कोपी टू कंफर्म के हेल्पफुल हुआ है या नहीं हुआ ड्रेनेज। और डाइट हाई इन प्रोटीन एंड कैलोरी देंगे, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो इंक्रीज हुआ होता है। इंट्रावेनस एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी भी जाएगी उसकी, और साथ में क्या होगा, एंटीबायोटिक थेरेपी, लॉन्ग टर्म थेरेपी विद ओरल एंटीबायोटिक एंड रिप्लेसेस बाय इंट्रावेनस थेरेपी आफ्टर द पेशेंट शो साइन ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, फिर कंटिन्यूअस ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी उसके बाद में चलती रहेगी 4 to 8 वीक्स तक। प्रिवेंशन एज ए प्रिवेंटिव। और सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं, लोबेक्टमी, कि कभी भी लोब में अगर किसी लंग के एक लोब पे एब्सेस बन गया तो वो पूरा लोब ही रिमूव कर देते हैं। वेयर देयर इज सिवियर हिमोटाइसिस हो रही है अगर उसको। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट की नर्सिंग असेसमेंट करेंगे, डायग्नोसिस बनाएंगे एंड देन उसकी इंटरवेंशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट का पेन, लंग एब्सेस वाले पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो पेन और डिस्कम्फर्ट, क्योंकि उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं है, तो वो उसको हम लोग रिलीव करेंगे। एयरवे पेटेंट रखेंगे, उसका डिफरेंट पोजिशन हैं जी, और उसके अलावा रिस्पायरेटरी स्टेटस उसका चेक करते रहेंगे, वाइटल्स मॉनिटरिंग है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, उसका रेस्ट प्रमोट करना है, और कंजर्विंग एनर्जी, उसकी एनर्जी कंजर्व करनी है, फ्लूइड इंटेक को प्रमोट करना है, और न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है, नॉलेज पेशेंट की प्रमोट करनी है। फ्लूइड इंटेक उसका कोपिंग में, ये डिफरेंट इंटरवेंशन हैं जी, आप लोगों ने डिटेल पढ़नी है इसकी। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नमोनिया हो सकता है पेशेंट को, एटिलेक्टेसिस जिसके अंदर क्या होता है, लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। नीमोथोरेक्स का मतलब होता है कि जो हमारा थोरेसिक एरिया होता है ना सारा, उसके अंदर एयर आ जाती है। और उसके अलावा सबक्यूटेनियस एम्फीसीमा हो सकता है पेशेंट को, और उसके अलावा एम्फीसीमा के अंदर जो एल्विलाई होते हैं ना, उसकी स्पेसेस कम होना शुरू हो जाती हैं, तो गैसेस एक्सचेंज के लिए स्पेस भी कम होती है। पल्मोनी हाइपोटेंशन हो सकती है, रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी, कार्डिक फेलियर एंड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ये चीज़ें हो सकती हैं। सही है जी। एस्थमा क्या होता है हमारा, एस्थमा एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है जो लंग्स शो करती हैं, और ये क्रोनिक होता है। Asthma is a chronic inflammatory disease of respiratory tract of airway resulting in airway hyperresponsiveness, mucus edema and mucus production। ये 3 चीज़ें आ सकती हैं जी इसके अंदर मैनिफेस्टेशन, ये आप लोग ने याद रखनी है कि जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है रिस्पायरेटरी ट्रैक की, उसके अंदर कौन सी मैनिफेस्टेशन आती है। एक तो हाइपर रिस्पॉन्सिव है, मतलब जब भी लंग्स रिस्पॉन्स करेंगे ना वो हाइपर उसमें करेंगे। एक एडिमा होगा, तीसरा क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन होती रहेगी। रिकरेंट एपिसोड्स आती हैं, जब भी कोई ट्रिगर आएगा तो एस्थमा स्टार्ट हो जाता है, एस्थमा अटैक। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सच एज कफ, chest tightness, wheezing, dyspnea differ from COPD because it is reversible process। COPD जब भी होगा वो इरिवर्सिबल होता है, एस्थमा क्या होता है, रिवर्सिबल हो सकता है। इसके रिस्क फैक्टर्स कौन से होंगे, एलर्जी। सबसे पहले पेशेंट्स को क्या होगा, स्मोक से, क्रस्ट से, ग्रास से, एनिमल डेंडर से, जो फुजला होते हैं, पोलन ग्रेन्स, इनसे पेशेंट को एलर्जी होती है। जब भी इसके साथ पेशेंट का एक्सपोजर होगा उसको एस्थमा अटैक स्टार्ट हो जाएगा। वेरियस क्लाइमेट जैसे एक्सट्रीम कोल्ड है, हीट है, एयर पोल्यूटेंट है, या फिर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स यूज़ कर ली हैं, स्ट्रेस है, इमोशनल या एब्सेंट है, या लाफिंग, ज़्यादा लाफिंग से भी उसको क्या हो जाता है, ये उसका रिस्क बन जाता है, रिस्क फैक्टर। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या होगी जी, पहले कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर है, इसकी जेनेटिक काज भी हो सकती है, उसके अलावा उसको बचपन में कुछ ऐसा हुआ है तो इटियोलॉजिकल फैक्टर कोई आएगा, कोई रिस्क फैक्टर आएगा, या फिर स्ट्रेस आएगा। इसके नतीजे में क्या होगा, लंग्स की इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, मीडिएटर्स रिलीज होंगे। ठीक है, जब मीडिएटर्स रिलीज होते हैं तो वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, और फ्लूइड लीक फ्रॉम वेस्कुलेचर, वेजल से फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो जाता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी हो जाएगी। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने का मतलब है कि जो हमारी रिस्पायरेटरी प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा।
वीजिंग पॉजिटिव है, ये बात याद रखनी है। अस्थमा के अंदर कौन सी अस्कल्टेटिंग साउंड आती है? वीजिंग, फीलिंग ऑफ चेस्ट टाइटनेस, डिजनी एंड डायफ्रेसिस कफ। इफ़ नॉट ट्रीटेड हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, मतलब ब्लड के लेवल पे जो ऑक्सीजन होगी वो कम हो जाएगी, और सेंट्रल सियानोस हो जाएगी, ब्रेन जिसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या आएगी? कफ, डिस्निया, वीजिंग होगी पेशेंट को, और जो अस्थमा अटैक होता है ज़्यादातर नाइट में होता है और इन द अर्ली मॉर्निंग। देयर इज कफ विद और विदाउट म्यूकस प्रोडक्शन। म्यूकस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समटाइम्स म्यूकस इज सो थिक दैट पेशेंट कैन नॉट इवन कफ इट अप, वो बाहर भी नहीं निकाल सकता, इतना थिक होता है। एक्सपायरेशन रिक्वायर्स एफर्ट, पेशेंट को जो ब्रेथ होती है उसको एक्सपायर करने के लिए एफर्ट की ज़रूरत होती है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता ये हमारा, तो अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर लेबर्ड ब्रीदिंग होती है, जिसके अंदर पेशेंट को एफर्ट करनी पड़ती है, बिकम प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है जो एक्सपायरेशन का उसका टाइम होता है। चेस्ट टाइटनेस होती है, सेंट्रल सियानोसिस, टैकीकार्डिया एंड वाइडेंड पल्स प्रेशर होगा, हाइपोक्सीमिया एंड डायफ्रेसिस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करते हैं हम लोग? मेडिकल हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की कि आपका एक्सट्रीम कोल्ड या इधर उधर कोई एक्सपोजर हुआ है तब आपका ये अटैक स्टार्ट हुआ है या किसी और वजह से। फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे में कि हमें क्या इंडिकेशन मिलेगी? जो उसका चेस्ट होगी वो हाइपर वेंटिलेटेड होगी, और स्पायरोमीट्री के थ्रू हम लोग उसका देखेंगे उसके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, उसका लंग वॉल्यूम कितना। नाइट्रस ऑक्साइड टेस्ट करवाएंगे। इट इज़ यूज टू डायग्नोज एंड मॉनिटर एस्थमा। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ गैस कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड इन ब्रेथ। पेशेंट को हम लोग ना एक जैसे वो होता है बैलून सा होता है, पेशेंट को बोलते हैं कि इसके अंदर आप रिस्पायरेशन करें अपनी, तो वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो एकमुलेट हो जाता है, तो पता चलता है कि ब्रेथ के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड आ रहा है, तो वो एस्मा पॉजिटिव होते हैं। लेबॉरेटरी टेस्टिंग के अंदर एलर्जी ब्लड टेस्टिंग करवाएंगे, IgE इंक्रीज होंगे उनके ब्लड में, आर्टीरियल ब्लड गैसेज, CBC और स्पूटम कल्चर एंड साइटोलॉजी। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे हम लोग? पहले फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के ऊपर जाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट ड्रग्स हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, हम लोग वो यूज़ करेंगे। लिकोट्राइन मॉडिफायर्स हैं, ये भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एस्थमा होते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, बीटा एकोनिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं? जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है उसको डायलेट करते हैं, क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन होते हैं ना, ये इसकी डायलेशन करवाते हैं, जो एयर फ्लो होता है उसको मेंटेन करवाते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, ये भी एज ए रेस्क्यू मेडिकेशन ही यूज़ हो रही होती है, और जो हमारी ब्रोंको डायलेशन करवा रहे होते हैं। ब्रोंको डायलेटर्स भी होते हैं स्पेसिफिकली, जिसके अंदर अमाइनोफाइलिन आ जाते हैं, वो यूज़ करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर हम लोग ऑक्सीजन देंगे, पेशेंट की वेंटिलेशन अच्छी रखेंगे, कफ एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। साथ में क्या करेंगे? उसकी जो भी अगर म्यूकस वगैरह है तो उसकी ड्रेनेज करवानी है, चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड ब्रीदिंग रिलैक्सेशनल टेक्निक, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है पेशेंट को एंग्जाइटी की वजह से भी अस्थमा अटैक स्टार्ट हो जाते हैं, तो रिलैक्सेशनल टेक्निक सिखानी है उसको। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करनी है हम लोग ने? एयरवे पेटेंट रखना है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न इंप्रूव कराना है, एंग्जाइटी को रिलीव करना है और इन्हेंस करना है, एक्टिविटी के लेवल को, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करना है, कंफर्ट प्रमोट करना है एंड नॉलेज इंप्रूव करनी है। प्रिवेंटिव मेजर्स का भी ख्याल करना है कि आपको दोबारा एक्सपोजर ना हो उन ट्रिगर से। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है स्टेटस एस्थमेटिकस, ये मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। रिब फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि अटैक अगर इतना सीवियर होगा तो रिब फ्रैक्चर हो सकता है, पेशेंट कहीं पे फॉल कर सकता है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होने की वजह से, डिस्निया होने की वजह से। नमूनिया हो सकता है, एटिलेक्टेसिस हो सकती है, एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन कुड रिजल्ट इन हाइपरीमिया। हाइपरीमिया क्या होता है? एक्सेस ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ऑक्सीजन, और हाइपोवेंटिलेशन में अकर। अब स्टेटस एस्थमेटिकस क्या होता है? ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और ये सीवियर फॉर्म होती है एस्थमा की, जिसके अंदर जो अटैक होता है ना वो 24 आवर्स तक रहता है, पेशेंट बीच में रिलैक्स ही नहीं कर सकता, उसको 24 आवर्स तक एस्थमा अटैक रहता है। एन एक्यूट एपिसोड में भी प्रेसिपिटेटेड बाय हाइपर सेंसिटिविटी टू एस्पिरिन। एस्पिरिन अगर लिया तो उसकी वजह से भी हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी? सेम एज एस्थमा होगा पहले तो। दूसरा क्या होगा? व्हीजिंग साउंड में डिसअपियर एज ऑब्स्ट्रक्शन वर्सन, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन जब भी आ जाएगी तो लंग साउंड कोई भी नहीं होगी, व्हीजिंग डिसअपियर हो सकती है एंड इट इज़ अ साइन ऑफ रिस्पायरेटरी फेलियर। तो अगर हम लोग ने स्टेटस एस्थमेटिकस को ट्रीट ना किया टाइमली तो रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं हम लोग? बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं। साथ में क्या करेंगे? पल्मोनरी फंक्शनिंग टेस्ट एंड एबीजीज लेवल करवाएंगे, साथ साथ ऑक्सीजन थेरेपी देंगे एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी देंगे। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्टेटस एस्थमेटिकस, abnormal कार्डिक फंक्शन है कोई, बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनी वस्कुलेचर। जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि जो हमारी मेट्रल वेल्व होती है अगर उसकी ब्लॉकेज हो जाए या रिगर्जिटेशन हो जाए या स्टीनोसिस हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? पल्मोनरी हमारी जो सप्लाई होती है उसके अंदर ब्लड रह जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? माइक्रोवेस्कुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो लीकेज ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड द एल्वेलाई लीड्स टू पल्मोनरी एडीमा। पल्मोनरी एडीमा की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा और स्टेटस एस्थमेटिकस हो जाएगा।
नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो डोज होगी हम लोग वो देंगे, उसके अलावा हम लोग उसकी हाइड्रेशन थेरेपी अच्छी रखेंगे, इन्वायरमेंट उसका परफ्यूम्स वगैरह से दूर रखेंगे, पोजीशनिंग होगी, उसकी एंटीबायोटिक थेरेपी होगी, इन्हेलर्स हो गए हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स हो गए, ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर आ जाते हैं जी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एम्फसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दो चीज़ें आती हैं, कोई एक चीज़ भी हो सकती है और दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। एम्फसीमा क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एल्वेलाई की जो स्पेसेस होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो जब गैस आएगी तो उसको भी एक्सचेंज के लिए क्या होगी, स्पेस कम मिलेगी। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाइज एंड ब्रोंक्यूल्स, तो द एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इज यूजली प्रोग्रेसिव होती है एंड इरिवर्सिबल होती है, ये भी मैंने आपको पीछे भी बताया था। एस्मा इज ऑल्सो कंसिडर्ड विद इन दिस डिजीज ग्रुप बट एस्मा इज रिवर्सिबल, ये दोनों इरिवर्सिबल है, एस्मा भी साथ हो सकते हैं, वो रिवर्सिबल है। बट इटियोलॉजी क्या होती है इसकी, पैसिव स्मोकिंग, सबसे पहली बात पैसिव स्मोकिंग। एक होता है एक्टिव स्मोकर जो स्मोक करता है, दूसरा होता है जो उसके साथ बैठा होता है, स्मोक इनहेल कर रहा होता है लेकिन एक्सहेल नहीं कर सकता, दैट इज पैसिव स्मोकिंग। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, इन्फेक्शन हो गया कोई रिस्पायरेटरी ट्रैक का, लंग ग्रोथ हो गई है जैसे एबनॉर्मल लंग ग्रोथ हो गई, कैंसर वगैरह ट्यूमर, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिसके अंदर क्या होता है अल्फा एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ये उसकी ना पेरेन्काइमा के लिए ज़रूरी होती है लंग्स की। एयर पोल्यूशन है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर एंड सिगरेट स्मोकिंग, ये डिफरेंट इसके इटियोलॉजीज़ हैं। और इसके अलावा मैनिफेस्टेशंस क्या होगी, क्रोनिक कफिंग होगी, पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ होगी भी पस वाली म्यूकस होगी जिसके अंदर वो क्रोनिक होगी, डिस्निया होगा, फ्रीक्वेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होंगे, पेशेंट को वीजिंग पॉजिटिव है, वेट लॉस है, टिकिपनी है, मतलब जो रेट है रिस्पायरेटरी रेट है वो ज़्यादा है, पिटिंग एडीमा है जो एंकल्स के अराउंड और रिस्ट के अराउंड होता है, फटीग होगी, इनलार्ज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट, हीमोटाइसिस होगी, प्रूलेंट स्पूटम होगा और वीकनेस होगी। अच्छा, डायमीटर वाली बात, नॉर्मल मैंने आपको बताया था कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो कम होता है, ट्रांसवर्स ज़्यादा होता है। इसके अंदर क्या होगा, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है ना ये बढ़ जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, तो जब ये बढ़ जाएगा तो क्या हो जाता है, बैरल चेस्ट हो जाती है। तो ये देख लें जहाँ पे इन रेशियो दिखाए हुए कि नॉर्मल क्या होता है AP डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर 1/2 होता है, इसके अंदर क्या होता है AP 2 हो जाता है, ट्रांसवर्स डायमीटर 1 हो जाता है। AP इज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये इसके अंदर देख लें जी, इसके अंदर चेंजेस दिखाई हुए COPD के अंदर क्या होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होगा या फिर एम्फीसीमा के अंदर क्या होगा। यहाँ पे देखें जी एल्वेओलाई सैक जो है वो कम हो रहे हैं, उसको स्पेस कम मिली है। ब्रोंकाइटिस के अंदर भी देखिए जी स्पेस कम हो गई है, इंक्रीज म्यूकोस सिक्रीशन है, हाइपरट्रॉफिक हो गई है, नंबर ऑफ म्यूकोस ग्लैंड्स इंक्रीज हो गए हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे हम लोग, लंग फंक्शनिंग टेस्ट करवाएंगे जिससे स्पायरोमीट्री के थ्रू हम लोग लंग वॉल्यूम वगैरह देखेंगे, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन और आर्टीरियल ब्लड गैसेस करवाएंगे, पल्मोनरी ऑक्सीमीट्री करवाएंगे पल्स ऑक्सीमीट्री करवाएंगे एंड अल्फा-1 ट्रिप्स एंटीट्रिप्सिन जो हम लोग ने अभी पीछे एंजाइम पढ़ा है कि उसकी डेफिशिएंसी अगर है तो। मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस देंगे, ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे जिसके अंदर प्रेडनिसोलोन आ जाएगा, म्यूकोलाइटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी होगी, एंटीकोलिनर्जिक, बीटा-2 एगोनिस्ट, इम्यूनाइजेशन और ट्रीटमेंट ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी अगर उसको है तो ये डिफरेंट इसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर पेशेंट की नेबुलाइजेशन बहुत अच्छी रखनी है आपने, QID के अंदर करवानी है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, जो उसकी ब्रोंकियल सेक्रीशन उसको रिमूव करना है, मतलब सक्शनिंग वगैरह करते रहना है साथ। उसके अलावा इम्यूट्राइस इनकरेज डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग एंड पर्स्ट लिप ब्रीथिंग एंड डिस्करेज रैपिड शैलो एंड पैनिक ब्रीथिंग, मतलब डीप ब्रीथिंग हो आपकी, शैलो ना हो कि फास्ट करनी है लेकिन शैलो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और लिप ब्रीदिंग भी हो उसकी, डायफ्रामेटिक उसका मूव करे। और इसके अलावा क्या होगा, लंग वॉल्यूम जो होते हैं, रिडक्शन सर्जरी करते हैं, ये सर्जिकल इसके प्रोसीजर्स हैं, या फिर लंग ट्रांसप्लांट कर देते हैं अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट की क्या करेंगे हम लोग, नर्सिंग असेसमेंट होगी, पेशेंट को उसका स्टेटस देखना है, उसकी ऑक्सीजन देखनी है, उसकी सैचुरेशन देखनी है, ये डिफरेंट उसकी असेसमेंट होगी। और मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, रिस्पायरेटरी पैटर्न उसका, कफ को रिड्यूस करना है, डिस्निया को ट्रीट करना है, इन्फेक्शंस को ट्रीट करना है, पोजीशनिंग पेशेंट की हो प्रॉपर। उसके अलावा क्या होगा, ब्रीदिंग के लिए उसको टू ट्रीट इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग एंड टू इम्प्रूव द ब्रीदिंग पैटर्न, ये चीज़ें हम लोगों ने इम्प्रूव करानी है पेशेंट की, ठीक होगी। उसको क्या करना है, रिस्पायरेटरी टेक्निक सिखानी है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो इसके अंदर जो आज का लेक्चर है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर लाजमी कुछ ना कुछ पूछते हैं, तो ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। ये आपका लखविंदर कोर्स से मैंने पढ़ाया है डिटेल, आपने दोबारा इसको बर्नर से देखनी है फॉर MCQs। थैंक यू।